ये घर जितने बने हैं जिसका इस रिपोर्ट में जिक्र है, ये 2013 के बने हुए हैं। और उस समय जो दिल्ली गवर्नमेंट का पॉलिसी था वो उसमें रिलोकेशन का ये पॉलिसी था कि हम स्लम्स को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर रिलोकेट कर देंगे। तो लोकेशन वाइज मैं पूरी तरह से मानता हूँ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कि ये हमारा फेल्योर था। जैसे भी जो भी डिसीजन लिया गया था कि हमने ये लिया, इसलिए जो जिसकी जिक्र धर्मेंद्र कर रहे थे कि दिल्ली में एक पॉलिसी हम लेकर आए हैं, हमने 2015 दिल्ली रिहैबिलिटेशन पॉलिसी लेकर आया है, जिसमें हम लोगों ने पहला यही नारा दिया है कि जहाँ झुग्गी वही मकान। और उसका यही कारण था कि लोग जो भी शहर में आते हैं वो लाइवलीहुड के लिए आते हैं। कोई भी घर को सोच के नहीं चलता है। बिहार से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, जहाँ से भी आता है, उनको पहला नीड उनका लाइवलीहुड होता है। दूसरा उनका होता है कि अब शहर में रहेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, या स्टेट में रहने वाले भी लोग जो इनसे ये सारे सर्विसेज ले रहे हैं, उनको स्पेस प्रोवाइड करें, उनको घर प्रोवाइड करें, उनको शेल्टर प्रोवाइड करें, और उनके बाकी वेलफेयर के जो भी इशूज़ हैं, चाहे वो हेल्थ के हों, चाहे उनके राइट टू लाइफ में जो भी फंडामेंटल राइट है उनको मिलना चाहिए। इसको देख के ही हमने जो पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी का नाम हम लोगों ने रखा है जीरो एविक्शन पॉलिसी। और जीरो एविक्शन पॉलिसी का मतलब है कि ड्यूसिप के एरिया में या दिल्ली गवर्नमेंट के एरिया में जो भी स्लम्स होंगे, जो भी सेटलमेंट कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पे बिना रिहैबिलिटेशन का हम कोई एविक्शन नहीं करेंगे। अगर हमने कोई एरिया हम सेलेक्ट करते हैं तो पहले वहाँ पे रिहैबिलिटेशन प्लान होगा, पहले मकान बनेगा, फिर हम उनको शिफ्ट करेंगे, फिर जो एरिया खाली होगा वहाँ मकान बनाएंगे, फिर इस एरिया को वहाँ शिफ्ट करेंगे। तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इस पे अभी एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने करोल बाग के पास देवनगर में किया है। लगभग 1000 मकान का पहला वो टेंडर मैच्योर हो गया है और उसका जल्द ही उस पर काम शुरू होने वाला है। इस साल हम लोगों ने प्लान किया था, जो हमारी ड्यूसिप की और ड्यूसिप के चेयरमैन जो हैं वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, तो हम लोगों ने फेज़ वाइज प्लान किया था 1 लाख मकान बनाने का, और उसका बजट, उसके प्लानिंग, उसके लिए सारा कुछ हम लोगों ने टाइमलाइन फिक्स कर लिया था। उसमें जो आर्किटेक्ट हायर करने थे, जो एजेंसी हायर करनी थी, ये सारा टेंडर हमने कर लिया है। और अब है कि उसका RFP फ्लोट करना है। इसके साथ साथ जो पैरेलल जिसका रिपोर्ट मुक्ता ने किया अपने रिपोर्ट में, जो मकान खाली पड़े हुए हैं, उसमें से अभी 48,000 मकान हमारे पास खाली पड़े हुए हैं। और 48,000 मकान में से हमारे पास जो रिलोकेशन में हमने तय किया था, रिलोकेशन में खास करके जैसे NBCC का प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पे जो मथुरा भैया और उनका पूरा फैमिली रहता है, उनको वहाँ शिफ्ट करने का प्लान है। उसके बाद ऐसे छोटे छोटे कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें लगभग 5,500 से लेकर के 8,000 फैमिलीज़ को हम लोग शिफ्ट करेंगे, और उनको हम लोग द्वारका और बापरोला, इस तरह के कई जो हमारे हैं वहाँ पे हम शिफ्ट कर रहे हैं। जब इसका पैरेलल चल रहा था तभी ये रेंटल हाउसिंग का शगुफा हमारे पास आया। एक लेटर आ गया कि आपको रेंटल करना है। तो जितना अलॉटमेंट था, इवन लैंड ओनिंग एजेंसी जिसके ऊपर ये सारे स्लम्स बसे हुए हैं, क्योंकि उनका लैंड खाली करना है और उसका वो कॉस्ट शेयर करते हैं। जो प्रोजेक्ट हम जितने घर बनाए हैं उसका कॉस्ट जो होता है वो लैंड ओनिंग एजेंसी शेयर करता है। तो और जो न्यू पॉलिसी है उसके हिसाब से 1,42,000 रुपया जो बेनिफिशरी है वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है। उसमें से 12 उनको देना पड़ता है एज कॉस्ट पर यूनिट का, और 30,000 उनको देना होता है वन टाइम मैनेजमेंट कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ इशू आ रहा था कि मेंटेनेंस को लेकर के एक बड़ा प्रॉब्लम है। SRA का हो, चाहे कई ऐसे स्कीम्स को हम लोगों ने स्टडी किया, उसमें हम लोगों ने पाया कि बिल्डिंग एक बार आप अलॉट कर देते हो तो उसका जो कॉमन एरिया होता है उसका मेंटेनेंस सबसे बिग प्रॉब्लम होता है। चाहे उसका आपका वेस्ट मैनेजमेंट का इशू हो, या फिर पार्किंग का एरिया हो, या फिर सीढ़ी वाला एरिया हो, या फिर ड्रेनेज का हो, या पाइपलाइन का हो। ये सारे हैं जो जिस पे पहले से नहीं सोचा गया, तो वो बाद में सारा प्रोजेक्ट कह सकते हैं कि फेल हो गया, क्योंकि लोग सफ़र करने लगते हैं।
हम लोगों ने इस सबको स्टडी करके इसमें 30,000 कंट्रीब्यूशन बेनिफिशरी का रखा। 1,12,000 का जो कंट्रीब्यूशन है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के हैं तो उनको सिर्फ 1,000 रुपया उसमें देना होता है। तो इस तरह से ये हम स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जो मेंटेनेंस का पार्ट है वो 30,000 प्लस उसमें एक बड़ा हिस्सा मिला करके गवर्नमेंट की तरफ से वो एक कॉर्पस फंड बना देते हैं। जो हो सकता है कि अगर 1000 का सोसाइटी है तो मान लीजिए कि 100 करोड़ का कॉर्पस फंड बन जाता है, तो उसके इंटरेस्ट से फिर वो ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट चल जाता है। और फर्स्ट 5 ईयर ड्यूसी उसको मेंटेन करता है क्योंकि वहाँ पे RW ऑफिस बनाता है, और उसके बाद वहाँ का RW को धीरे धीरे उसी बीच में फॉर्म करके उनको हैंड ओवर कर देता है। तो ये एक मोटा मोटी जो नया पॉलिसी लाया है उसके थ्रू हम लोग कर रहे हैं। हमारे पास जो आज के समय में 8,500 लोगों का हमने EDC कर लिया। उनका EDC होता है जिसमें हम उनके पेपर्स वगैरह चेक करते हैं। जो न्यू कट ऑफ डेट है 2015 कर दिया न्यू पॉलिसी में। इससे एक फ़ायदा हुआ कि 90% लोग कवर हो गए। पहले जो कट ऑफ डेट था उससे बहुत सारे लोग बाहर हो जाते थे। जो 10% लोग बच जाते हैं उस पर भी बात उठता है कि भाई वो 10% का क्या होगा। मैं थोड़ा सा केवल इतना बता देता हूँ कि हमारे पास 20,000 मकानों का प्लान है अभी तुरंत, जिसमें जैसे ही हमें गो हेड मिलेगा, क्योंकि वो रेंटल वाले स्कीम की वजह से उसको अलॉटमेंट रोक दिया गया है। तो वो आज भी मीटिंग था, वो आज एग्रीमेंट होना था गवर्नमेंट से रेंटल वाले पर, जिसमें फाइनली नहीं हो पाया है। वो नेक्स्ट मीटिंग उसमें रखा गया है। 28,000 को हम रेंटल में ले जाना चाह रहे हैं, जिसका प्लान हम कर रहे हैं। उसमें उस 28,000 में भी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे वो बवाना के आसपास इंडस्ट्रियल एरिया है या दिल्ली के आसपास जो इंडस्ट्रियल बेल्ट में हमारे वो मकान बने हैं, उसका मैपिंग करके और वहाँ जो हमारे खाली फ्लैट्स हैं उसको उसके साथ क्लब करेंगे। क्योंकि कहीं भी हम सोच लेंगे कि रेंटल हो तो नहीं होने वाला है। जो बात मीना जी ने भी बोला, मुक्ता ने भी बोला, गौतम ने भी बोला, हम यहीं पे खड़ा होकर के ये नारा दिए थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। लेकिन जब उसका इम्प्लीमेंटेशन का बात चल रहा था तो बहुत जगह मैंने ये भी बात किया कि सारे लोगों को नहीं चाहिए मकान, तो उसमें उन लोगों को चाहिए जिनको रेंटल में जाना है। भाई सारे लोग को उस समय जब ये डिस्कशन था तो ये भी डिस्कशन था पैरेलल कि आप तो बोल रहे हो कि सब, लेकिन भाई आप जिनको जो बेनिफिशियरी है उनको भी तो पूछो। उनको तो वो तो बोल रहे हैं कि नहीं हमें मकान नहीं चाहिए, हमें कहीं हॉस्टल दे दो, हमें कहीं रेंटल दे दो। तो ये कैटेगरी इनका मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है कि जो आपके पास स्कीम्स बन रहे हैं उसमें अब दिल्ली के जो 40-50 साल से रह रहे हैं उनको हम रेंटल पे बोलेंगे जाने के लिए, वो क्यों जाएंगे? वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको तो अधिकार चाहिए अपने लैंड का, उनको मालिकाना हक चाहिए। तो हम ऐसे आंख बंद करके या तो इस तरह का एक स्कीम लाएंगे जहाँ पे सबको हम बोलेंगे कि आप बवाना चले जाओ, फिर एक नया स्कीम लाएंगे जिसमें बोलेंगे कि नहीं सारे लोग रेंट पे चले जाओ। ये नहीं हो सकता और ये इम्प्लीमेंट होने में इसी तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। हमें एक चीज़ मानना चाहिए जो गौतम ने बड़ा अच्छी बात की कि ज़रूरत है आज के समय में WPC जैसे या रिसर्च ओरिएंटेड जितने हमारे पहल हो रहे हैं उसको ये निकाल के देना पड़ेगा, एक प्लान देना पड़ेगा ब्यूरोक्रेसी को भी, गवर्नमेंट को भी, कि किस एरिया का, हर एरिया का मैपिंग करके यहाँ किस तरह का हाउसिंग चाहिए, यहाँ शेल्टर चाहिए, यहाँ वर्कर शेल्टर चाहिए, यहाँ हॉस्टल चाहिए और यहाँ पे आप मालिकाना हक वाले घर चाहिए। तो ये प्लान जब तक हम नहीं करेंगे वो कभी इम्प्लीमेंट फ्रूटफुली नहीं हो पाएगा, वो हमेशा फाइल में घूमता रहेगा। हम लोग का नीयत कितना भी अच्छा हो जाए उसको पूरा नहीं कर पाएगा। तो अभी के समय में ये एक अच्छी डिबेट है और मुझे लगता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और आगे हम इसको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी जितना हो सकता है रेंटल को लेकर के, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जिस दिन ये लेटर आया था उस मीटिंग में CM ने बोल दिया कि मना कर दो, हम नहीं देंगे। ऐसे उन्होंने सीधे बुलाया, रेंटल नहीं करना है। क्यों रेंटल करेंगे? लोग को तो हमने बोला है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। अब रेंटल कहाँ से आ गया? और रेंटल का रेगुलेशन कैसे होगा उस पर कोई चर्चा नहीं है। क्या कौन फिक्स करेगा रेंट, कितना रेंट होगा,
उसको चलाने वाला कौन एजेंसी होगा? प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, उसमें भी RFP लगेगा। वो प्राइवेट एजेंसी का क्या इंटरेस्ट होगा, वो किस तरह से डील करेगा? जैसे उसको तो पैसा कमाना होगा, अगर पैसा नहीं उसका पूरा होगा तो वो लोगों को उससे बाहर करेगा। फुटपाथ पे आज जो लोग सो रहे हैं उनको नहीं सोने देगा, जो झुग्गी डाल रहे हैं उनको झुग्गी नहीं डालने देगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि झुग्गी डालना चाहिए, लेकिन जो झुग्गी में रहने वाले हैं उनके लिए सबसे बड़ा खतरा वो खड़ा होगा अगर हम इसको अभी इस समय प्लान नहीं करें तो ये सारे इशूज़ हैं जिसको हम लोग, अब हमने ये बात तय कर लिया था। जब देखा कि कुछ नहीं हो रहा है तो फिर हमारे तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है रेंटल करो, रेंटल हो सकता है। अल्टीमेटली ये था कि CM का कहना था कि चलो कुछ तो करो, मतलब ऐसे नहीं हो सकता ना कि आप फाइल में इसको दबा के बैठे रहोगे कि नहीं हम सारे रेंटल करेंगे। तो हमने बोला कि जो लाइबिलिटी हमारी क्रिएट हो गई है, जो मथुरा भाई का EDC हमने करा के बैठा है, उनसे 1,42,000 रुपये भी ले लिया है, उनके लैंड ओनिंग एजेंसी से भी हम 8 लाख रुपये ले चुके हैं। ये हमारे पास लगभग 60-70 करोड़ रुपया जमा हो गया है ड्यूसिप के डिपार्टमेंट में, और अब बोल रहे हो कि इनको पैसा लौटाओ, इनको रेंटल करो, कैसे हो सकता है? हमने उनको एक लेटर भेजा है कि कम से कम इन 8,000 लोगों के लिए आप हमें परमिशन दे दो, बाकी जो घर बचेंगे, और DDA उसमें से कुछ 10-12 हज़ार ले रहा है अपने ट्रांजिट एकोमोडेशन के लिए वो, और बाकी 28,000 हम रेंटल कर देंगे। उसकी फिजिबिलिटी हम चेक कर लेंगे एरिया वाइज, इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ है, कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है वो, लेकिन हम इस पे एग्री हैं।